नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल टेंस के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपके 25 में कितने जवाब सही थे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ यू आर ऑन द लुकआउट यू डैश मेनी न्यू बर्ड्स अराउंड यू ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। यानी कि अगर आप क्या करते हैं, लुकआउट पे जाते हैं यानी सैर पे जाते हैं। तो अगर आप सैर पे जाते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कई सारे नए बर्ड्स जो हैं विंटर मंथ्स में देखने को मिलेंगे आपके चारों तरफ। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो सेंटेंस है ये आपका फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का एग्जाम्पल है। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में होता क्या है कि इफ क्लॉज रहता है, और जो इफ क्लॉज रहता है वो किसमें लिखा जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। सो इफ यू आर ऑन द लुकआउट, सो प्रेजेंट टेंस में है। इसके बाद में क्या आता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आ जाता है। सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आता है। ठीक है, फर्स्ट क्लॉज का ये एग्जांपल है। इफ क्लॉज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आया है तो ऑटोमेटिकली जो हमारा सेकंड क्लॉज रहेगा वो किस में आ जाएगा? वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आ जाएगा। तो यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है कि विल रहता है और फिर बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी, विल सी। ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन डैश to find out the reason why birds undertake such strenuous and hazardous journeys। यानी कि इंसान ने क्या किया है? इंसान ने कई बार कोशिश की है ये जानने की कि ये जो पक्षियां हैं, ये जो चिड़ियाएं हैं, ये क्यों इतना ज्यादा स्ट्रेनस, क्यों इतना ज्यादा हजार्डस जर्नी जो है करती हैं। यानी कि क्यों जो है एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत लंबा ट्रैवल करती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ इस सेंटेंस में आप क्या कर रहे हैं? आप पास्ट अटेम्प्ट्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, पास्ट अटेम्प्ट्स को भी काउंट कर रहे हैं। ठीक है, कि पास्ट में भी जो है इंसान ने कई बार ट्राई किया है, कई बार कोशिश किया है, और ये पास्ट अटेम्प्ट को आप कहां तक लेके आ रहे हैं? प्रेजेंट तक लेके आ रहे हैं। तो जब भी आप कोई पास्ट एक्टिविटी को प्रेजेंट तक लेके आके लिंक करने का काम करते हैं तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। पास्ट एक्टिविटीज को अगर आप प्रेजेंट टाइम में भी जोड़ते हैं, प्रेजेंट टाइम तक लेके आके बात करते हैं, तो फिर बाद में इसके लिए क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या रहता है? हैज या हैव आता है, हैज या हैव रहता है, और फिर बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे जो है क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? हैज ट्राइड, क्योंकि हैज आया है, फिर बाद में जो है क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म ट्राइड आ गया है। मैन के साथ में क्या आएगा? हैज ही आएगा, ना कि हैव। तो यहाँ पे मैन हैज ट्राइड टू फाइंड आउट द रीजन व्हाई बर्ड्स अंडरटेक सच स्ट्रेनस एंड हजार्डस जर्नीज। ये जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो देयर डैश मेनी बर्ड सेंचुरीज इन इंडिया। यानी कि क्या तुमको पता है कि भारत में क्या है? कई सारे बर्ड सेंचुरीज हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या आया है? देर आया है। दोस्तों, देर क्या है कि देर के बाद में, देर क्या है? एक जनरली अगर देखा जाए तो देर जो है आपका सब्जेक्ट नहीं होता है। देर क्या है? देर आपका एक डमी सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? डमी सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ देर के बाद में जो भी आता है, जो भी शब्द आता है, जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है, वही क्या होता है? आपका रियल सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? रियल सब्जेक्ट, रियल सब्जेक्ट। तो यहाँ देर और फिर बाद में ये रियल सब्जेक्ट के बीच में जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो किसके हिसाब से आएगा? देर के हिसाब से नहीं, वो तो डमी सब्जेक्ट है। तो किसके हिसाब से आएगा? वो जो है अपना रियल सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। सो यहाँ पे भारत में क्या है? कई सारी बर्ड सेंचुरीज। बर्ड सेंचुरीज क्या है? एक प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है। तो इसीलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी कैसा आना चाहिए? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही आना चाहिए। सो यहाँ पे देयर इज, वाज, आर, हैड क्या रहेगा? देयर आर, क्योंकि आर क्या है? एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। सो देयर आर मेनी बर्ड सेंचुरीज इन इंडिया। फोर्थ क्वेश्चन है, अ बटालियन डैश टू मार्च अक्रॉस द बॉर्डर्स एंड किल इवन द सिविलियंस। से यहाँ पे अ बटालियन, बटालियन को क्या किया गया था? ऑर्डर किया गया था क्या करने के लिए? टू मार्च अक्रॉस द बॉर्डर्स, बॉर्डर्स के पार जाके जो है मार्च करने के लिए, एंड किल इवन द सिविलियंस, और फिर बाद में दूसरी तरफ जाकर के सिविलियंस को भी मार देने के लिए क्या है? उनको ऑर्डर किया गया था। सो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। तो ये जो सेंटेंस है ये आपका क्या है? पैसिव वॉइस में रिटर्न है। यानी कि बटालियन को ऑर्डर किया गया था, पर किसने ऑर्डर किया था वो नहीं पता है। सो ये जो सेंटेंस है ये क्या है? पैसिव वॉइस में है। ठीक है, किसको ऑर्डर किया गया था? बटालियन को, और यही जो है आपका सब्जेक्ट है।
तो यहाँ ये जो सेंटेंस गिवन है ये पैसिव वॉइस में गिवन है, और पैसिव वॉइस में अ बटालियन ऑर्डर्ड ये नहीं आता है, यहाँ पे होना चाहिए था अ बटालियन वाज ऑर्डर्ड। अगर ये होता तो फिर करेक्ट हो जाता। फिर अ बटालियन हैज ऑर्डर्ड ये भी नहीं, ये एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है, एक्टिव वॉइस का जो है कह सकते हैं ऑप्शन है। फिर विल ऑर्डर ये भी नहीं, अ बटालियन हैड बीन ऑर्डर्ड यानी कि इसको पास्ट में भी जो है क्या है ऑर्डर किया गया था। सो अ बटालियन हैड बीन ऑर्डर्ड ये जो है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। सो इसके हिसाब से जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो बटालियन हैड बीन ऑर्डर्ड टू मार्च अक्रॉस द बॉर्डर्स एंड किल इवन द सिविलियंस, ये जो है आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिफ्थ क्वेश्चन है द सोल्जर्स डैश ऑफ थर्स्ट एंड हंगर, यानी जो सोल्जर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, थर्स्ट एंड हंगर से क्या कर रहे हैं, मर रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप उनके प्रेजेंट सफरिंग को बता रहे हैं, ठीक है, कि प्रेजेंट में भी उनको क्या है काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो प्रेजेंट टाइम में कोई ऐसा एक्शन जो कंटिन्यूअस चल रहा है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए। तो यहाँ पे द सोल्जर्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये जो सेंटेंस है लिखा जाना चाहिए, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, सोल्जर्स यानी सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कौन आएगा, सोल्जर्स के साथ में आर आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आता है, फिर बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म। सो द सोल्जर्स आर डाइंग क्या हो जाएगा, तो सोल्जर्स आर डाइंग ऑफ थर्स्ट एंड हंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोन डैश $80 फॉर दैट बैग, यानी कि एरोन ने क्या किया था, एरोन ने इस बैग के लिए $80 पे किया था। तो कब किया था, पास्ट में पे किया था। तो यहाँ पास्ट में कोई भी एक्शन, कंप्लीटेड एक्शन को बताने के लिए, पास्ट में कोई भी कंप्लीटेड एक्शन को बताने के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। किसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर बाद में वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, पेड हो जाएगा। सो एरोन पेड $80 फॉर दैट बैग। दोस्तों सेवेंथ क्वेश्चन है When I went back to my hometown 3 years ago, I found that a lot of changes dash, यानी कि जब मैं 3 साल पहले अपने होम टाउन गया था तब मुझे देखने को मिला कि कई सारे चेंजेस क्या है, कई सारे चेंजेस हो चुके थे। तो चेंजेस होने के लिए हम क्या करते हैं, टेक प्लेस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, टेक प्लेस। अब यहाँ पे आपको बताना है कि टेक प्लेस का कौन सा फॉर्म सही रहेगा, या फिर टेक प्लेस कौन से टेंस में लिखा जाएगा। तो दोस्तों इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप पास्ट में क्या कर रहे हैं, दो एक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। एक चेंजेस के होने का, ठीक है, चेंजेस के होने का जिसको आप लिखते हैं टेक प्लेस, और दूसरा आपके जाने का। तो आप क्या किए थे, गांव गए थे, सो वेंट लिखा गया है यहाँ पे। अब इनमें से जो एक्शन पहले हुआ होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, और जो काम बाद में होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो यहाँ पे पहले कौन सा काम हुआ, पहले चेंजेस हुए या फिर पहले आप गांव गए थे, तो पहले चेंजेस हुए। तो चेंजेस होने को आप क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, और पास्ट परफेक्ट टेंस में होता क्या, हैड आता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो यहाँ हैड के साथ में क्या आ जाना चाहिए, टेकन प्लेस आना चाहिए, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन प्लेस। सो मेनी चेंजेस हैड टेकन प्लेस, ये जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरीश डैश कॉमन सेंस, यानी कि हरीश को क्या चाहिए, हरीश को कॉमन सेंस चाहिए या फिर कॉमन सेंस की जरूरत है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। इज वांटिंग मतलब उसको चाहिए, तो यहाँ इज वांटिंग, वांट देखिए याद रखिए एक ऐसा वर्ब है जो कि कभी भी वर्ब के आईएनजी फॉर्म में नहीं आ सकता है। तो जो वर्ब्स कभी भी वर्ब के आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं ऐसे वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। तो स्टेटिव वर्ब्स जो है कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं। तो यहाँ ये जो चारों ऑप्शंस है ना, ये चारों के चारों ऑप्शंस जो है स्टेटिव वर्ब्स के एग्जांपल हैं। तो जो भी आईएनजी फॉर्म है पहले उनको काट दीजिए। अब दो ऑप्शंस बचते हैं, एक नीड्स और एक डिजायर्स। तो यहाँ पे हरीश नीड्स कॉमन सेंस और हरीश डिजायर्स कॉमन सेंस। तो यहाँ पे दोनों में से कौन सा नेचुरल लग रहा है, कौन सा ज्यादा सुटेबल लग रहा है, तो नीड्स जो है ये ज्यादा सुटेबल लग रहा है। अगर मैं बोलता हूँ हरीश नीड्स कॉमन सेंस यानी उसको कॉमन सेंस की जरूरत है, और हरीश डिजायर्स कॉमन सेंस इसका मतलब है कि उसको कॉमन सेंस की इच्छा है। मतलब ये भी सही तो हो सकता है, पर ज्यादा सही आंसर क्या रहेगा, ज्यादा सही आंसर रहेगा कि उसको जरूरत है, नीड्स। नाइन्थ क्वेश्चन है वी नॉर्मली डैश डिनर एट 7:30 PM, यानी कि हम क्या करते हैं, हम डेली नॉर्मली क्या करते हैं 7:30 बजे तक अपना डिनर खत्म कर लेते हैं या फिर कर लेते हैं। तो यहाँ इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, अपने हैबिचुअल एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं।
ठीक है, एक हैबिचुअल एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हैबिचुअल एक्शंस के बारे में बात करने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए कुक रहेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो सब्जेक्ट तो वी है ही, इसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए कुक। दोस्तों 10th क्वेश्चन है, आई डैश स्कीइंग एवर सिंस आई डैश इन पेरिस, यानी कि मैं जो है जब से पेरिस में आया हूं या फिर जब से मैं पेरिस में हूं तब से क्या कर रहा हूं, तब से जो है मैं स्कीइंग को एंजॉय कर रहा हूं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, पास्ट में कोई भी एक्शन शुरू हुआ था उसको प्रेजेंट तक कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पास्ट में क्या शुरू हुआ था, स्कीइंग जो है शुरू हुआ था, स्कीइंग को एंजॉय करना शुरू हुआ था। तो पास्ट में शुरू हुआ कोई एक्शन जो प्रेजेंट में भी लगातार चले जा रहा है, ऐसे एक्शन को बताने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता क्या है, हैज या हैव बीन आता है और फिर बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, हैव बीन एंजॉयिंग होगा। और क्योंकि दोनों मतलब सारे ही ऑप्शंस में लिव्ड कॉमन है तो इजीली जो है यहाँ पे भी आपको ये आंसर पता चल जाएगा कि लिव्ड जो है रहेगा। सो आई हैव बीन एंजॉयिंग स्कीइंग एवर सिंस आई लिव्ड इन पेरिस। 11th क्वेश्चन है, लुक अ हैमस्टर डैश बाय अ कैट, यानी कि एक हैमस्टर को क्या किया जा रहा है, कैट के द्वारा चेज किया जा रहा है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो हैमस्टर है, हैमस्टर का मतलब होता है रैट, तो रैट को क्या किया जा रहा है, रैट को कैट के द्वारा चेज किया जा रहा है। अब ये जो सेंटेंस है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है, और पैसिव वॉइस में कोई भी कंटिन्यूअस एक्शन को बताने के लिए हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस का ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अगर पैसिव वॉइस में लिखना है तो कैसे लिखा जाता है, इज, एम, आर जो भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको लगा के फिर बाद में क्या लगाया जाता है, बीइंग लगाया जाता है। सो फिर बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो सकता है वो क्या रहेगा, वो ऑप्शन नंबर ए, इज बीइंग चेस्ड रहेगा। सो लुक अ हैमस्टर इज बीइंग चेस्ड बाय अ कैट, यानी कि एक हैमस्टर को क्या किया जा रहा है, कैट के द्वारा चेज किया जा रहा है। 12th क्वेश्चन है, आई एम सॉरी द हाउस इज नॉट अवेलेबल एनी लॉन्गर इट डैश टू अ टिम्बर टाइकून, यानी कि मुझे माफ कर दो ये जो घर है ये और ज्यादा अब अवेलेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको क्या किया गया है, इसको एक टिम्बर टाइकून को बेच दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको कब बेचा गया, इसको जो है रिसेंट पास्ट में ही बेचा गया है। ठीक है, रिसेंट पास्ट में बेचा गया है। तो कोई काम जो रिसेंट पास्ट में होता है उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे यूज होगा। पर अगर आप देखेंगे तो ये जो सेंटेंस है, इट डैश टू अ टिम्बर टाइकून, ये क्या है, ये पैसिव वॉइस में लिखा है। ठीक है, कि इसको बेचा तो गया पर किसने बेचा वो नहीं पता है, डूअर का नहीं पता है। तो जब डूअर का नहीं पता होता है तो जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस ही माना जाता है। अब पैसिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पैसिव वॉइस है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है हैज या हैव बीन और फिर बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे जो ऐसा करेक्ट आंसर रहेगा जो कुछ मिलते जुलते स्ट्रक्चर से बना हो वो कौन सा है, वो ऑप्शन नंबर सी, हैज बीन सोल्ड है। 13th क्वेश्चन है, सोनू डैश टू मैनहट्टन इन 1997, यानी कि जो सोनू है उसको क्या किया गया था, उसको 1997 में मैनहट्टन में ट्रांसफर कर दिया गया था। तो यहाँ अगर ये जो सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये जो है पैसिव वॉइस है। फिर से दोस्तों पैसिव वॉइस का सिंपल सा है, कैसे पता चलता है कि कोई काम हुआ, उसको किसने किया वो नहीं पता है। ठीक है, सोनू को ट्रांसफर किया गया पर किसने किया नहीं पता। तो इस तरह से जो है आप पैसिव वॉइस को जो है पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि जो अननोन डूअर रहेगा, डूअर कौन है वो आपको पता नहीं रहेगा, अननोन डूअर। दूसरा है कि जो ऑब्जेक्ट होगा यानी जिसके ऊपर काम किया जाएगा वो क्या करेगा, वो सब्जेक्ट की जगह पे लिखा होगा। तो यहाँ पे ये जो है सेंटेंस ये तो क्लियर हो गया कि ये पैसिव वॉइस में है। अब इसको ट्रांसफर किया गया था कब, 1997 में। तो अब पास्ट, एक कंप्लीटेड पास्ट एक्शन की बात कर रहे हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और यहां भी फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। तो जो कि क्या होता है, वॉज या वर, फिर बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म।
तो यहाँ पे ये बताइए सोनू क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यानी कि वॉज ट्रांसफर्ड, ये जो आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों 14th क्वेश्चन है, पैसेंजर्स डैश टू स्मोक इन द ट्रेन, यानी कि पैसेंजर्स को क्या है, ट्रेन में स्मोक करना अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस फिर से किस में लिखा गया है, पैसिव वॉइस में लिखा गया है। कैसे पता चला पैसिव वॉइस में लिखा गया है, पैसेंजर्स को अलाउड नहीं है, पर कौन है जो अलाउ नहीं कर रहा है, डूअर का पता है नहीं, तो फिर से सेंटेंस क्या हो गया, पैसिव वॉइस में। और ये जो सेंटेंस है ये क्या कर रहा है, एक रूल के बारे में या रेगुलेशन के बारे में बात कर रहा है। तो दोस्तों याद रखिए रूल्स एंड रेगुलेशंस किस में लिखे जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस आया है ये किस में लिखा जाना चाहिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव स्ट्रक्चर में लिखा जाना चाहिए। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर क्या है कि सिंपल सा हम क्या करते हैं, इज एम आर का यूज करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, पैसेंजर्स के हिसाब से कौन सा हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, आर आना चाहिए, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो फिक्स्ड ही है, सब में अलाउड अलाउड। सो पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड, ये जो है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। 15th क्वेश्चन है, व्हेन आई ग्रो अप, यानी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, आई डैश टू इंग्लैंड, मैं कहां पे, मैं इंग्लैंड जाऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस सेंटेंस में बड़ा सिंपल सा है, क्या कर रहे हैं आप अपने फ्यूचर इंटेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, फ्यूचर इंटेंशन या फ्यूचर एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि हाँ आप जो है फ्यूचर में ये करना चाहते हैं। तो फ्यूचर इंटेंशंस के बारे में बात करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है कि विल या शल आता है और फिर बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे विल तो आया नहीं है कहीं पे, पर शल जो है दिया गया है, आई शल गो टू इंग्लैंड, ये जो है करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों 16th क्वेश्चन है, इट्स टाइम वी डैश दैट लैडर होम, यानी कि अगर आप ये जो सेंटेंस है देखेंगे तो ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस में एक फ्रेज यूज हुआ है जो कि क्या है, इट्स टाइम। और याद रखिए दोस्तों ये जो फ्रेजेस हैं जैसे इट्स टाइम हो गया, ठीक है, या फिर इट्स हाई टाइम है, इट्स हाई टाइम, या इट्स अबाउट टाइम, ये जो कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं, अगर ये फ्रेजेस आपके सेंटेंस में यूज होते हैं तो आपको हमेशा याद रखना है कि सब्जेक्ट के बाद में हमेशा क्या आएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। यानी कि जो भी सेंटेंस रहेगा वो हमेशा ही किस में लिखा जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा, ठीक है। भले ही ये प्रेजेंट के बारे में बात करता है पर हमेशा ग्रामर है भाई, याद रखना पड़ेगा कि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा वो हमेशा ही किस में आएगा, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। सो इट्स टाइम वी डैश दैट लैडर होम, सो क्या रहेगा करेक्ट आंसर, वी गॉट दैट लैडर होम, ऑप्शन नंबर 1 ये करेक्ट रहेगा। दोस्तों 17th क्वेश्चन है, एवरीवन्स फुटप्रिंट्स डैश डिफरेंट, यानी कि हर किसी के जो फुटप्रिंट्स हैं, हाँ कदमों के जो निशान हैं वो क्या है, डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे हम कितने फुटप्रिंट्स की बात कर रहे हैं, हम कई सारे फुटप्रिंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, प्लूरल वर्ब भी आएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए आर रहेगा, एवरीवन्स फुटप्रिंट्स आर डिफरेंट। दोस्तों 18th क्वेश्चन है, आई विश यू डैश हियर यस्टरडे एंड सॉ अस कुकिंग फूड, यानी कि मैं विश करता हूं। अब विश करने का मतलब होता है कि काश, आई विश यानी काश तुम क्या होते, तुम यहाँ होते कल। सो यहाँ पे अब क्या हो पाएगा वो चीज नहीं। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बात करें, एक काल्पनिक चीज के बारे में बात कर रहे हो कि काश ऐसा होता, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे अपने डिजायर के बारे में बात कर रहे हैं कि काश ऐसा होता। तो डिजायर के बारे में या हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बात करते समय हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा वर्ब का यूज करते हैं। आई विश यू वर हियर यस्टरडे, ये जो है करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों 19th क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ वी डैश आर असाइनमेंट, यानी कि अवश्य हम क्या करेंगे, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ के अंत तक हम क्या करेंगे, अपना असाइनमेंट को पूरा कर लेंगे, बिल्कुल ही पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले क्या कर रहे हैं, एक एक्शन को पूरा कर लेने की बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर में किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम से पहले कोई भी एक्शन को पूरा कर लेने की बात को करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, विल हैव आता है
और फिर बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? अच्छा, विल हैव तो यहाँ पे यूज नहीं हुआ है, तो विल हैव अगर ना हो तो हम क्या यूज कर सकते हैं? शैल हैव का भी यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, शैल हैव कंप्लीटेड, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20th क्वेश्चन है, द फूड वॉज रियली डिलीशियस, खाना जो है वाकई क्या था? काफी ज्यादा डिलीशियस, काफी स्वादिष्ट था। आई विश यू डैश इट, यानी कि काश तुमने क्या किया होता। आई विश का तो मतलब बता चुका हूं कि काश होता है। आई विश यू डैश इट, यानी कि काश तुमने क्या किया होता, काश तुमने उसे टेस्ट किया होता। तो ये फिर से क्या हो गया? एक अनरियल सिचुएशन हो गया। क्या आप जो है उसको जाके टेस्ट कर पाएंगे पास्ट में? नहीं। तो अनरियल पास्ट के बारे में बात करने के लिए हम कई बार क्या करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर यूज कर लेते हैं। हाँ, आई विश आई हैड हेल्प्ड यू, या फिर आई विश आई हैड सीन यू बिफोर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक पास्ट में अनरियल सिचुएशन के बारे में बात करने के लिए जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हो जाता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी, हैड टेस्टेड रहेगा। आई विश यू हैड टेस्टेड इट, कि काश तुमने उसको टेस्ट किया होता, चखा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी डैश फॉर द पुअर एंड द सिक फॉर 10 years, यानी कि वो पिछले 10 वर्षों से क्या कर रही है? गरीब और सिक यानी बीमार लोगों के लिए क्या कर रही है? काम कर रही है। तो यहाँ पे अगर ये जो सेंटेंस है ये देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ था और लगातार अभी भी क्या है? प्रेजेंट में भी चले जा रहा है। तो पास्ट में शुरू हुआ एक्शन अगर प्रेजेंट में भी लगातार चल रहा है तो इसको बताने के लिए हम क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता क्या है कि हैज बीन या फिर हैव बीन आ जाता है और फिर बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो शी के साथ में क्या आएगा? शी के साथ में हैज आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सो शी हैज बीन क्या रहेगा? शी हैज बीन वर्किंग, ये जो है करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है, दे विल नॉट डैश होम अंटिल सनसेट, यानी कि वो सनसेट तक घर जो है नहीं आएंगे। तो यहाँ ये जो सेंटेंस है अगर आप देखेंगे तो इसको किस में लिखा गया है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा जा रहा है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? विल रहता है और फिर बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो सिंपल सा हमें क्या करना है? बस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ढूंढ के जो है टिक कर देना है। सो यहाँ पे दे विल नॉट रिटर्न होम अंटिल सनसेट, ये जो है करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही कुड नॉट हेल्प डैश दैट वे नाउ एंड देन, यानी कि वो जो है क्या नहीं कर सका? वो जो है अपने आप को बार बार यहाँ वहां देखने से जो है रोक नहीं सका। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो फ्रेज है कुड नॉट हेल्प, इसका ये मतलब नहीं है कि वो मदद नहीं कर सका। इसका मतलब होता है कि अपने आप को कोई भी काम करने से ना रोक पाना। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो फ्रेज है, ये स्पोकन इंग्लिश में यूज किया जाता है जनरली। ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, यानी कि वो अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाया। ही कुड नॉट हेल्प ड्रॉइंग द पिक्चर, यानी कि वो जो है अपने आप को उस पिक्चर को ड्रॉ करने से रोक नहीं पाया। सो यहाँ पे कुड नॉट हेल्प का मतलब होता है कि अपने आप को कोई भी काम करने से ना रोक पाना। और इसके साथ में हमेशा ही जो है वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। तो ये जो है आपको हमेशा याद रखना है। तो इस हिसाब से जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी लुकिंग होगा। ही कुड नॉट हेल्प लुकिंग दैट वे नाउ एंड देन, यानी कि वो अपने आप को बार बार उस तरह से रोकने से देखने से रोक नहीं पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैड बेटर डैश सम प्लान्स फॉर डिस्पोजिंग ऑफ इट, यानी कि हमारे पास में क्या होना चाहिए था? हमारे पास में कुछ एक प्लान्स होने चाहिए थे उसको डिस्पोज करने के लिए। अगर हमारे पास में कुछ भी प्लान्स होते तो वो क्या होता? वो बढ़िया होता। हैड बेटर का मतलब होता है बढ़िया होना। अब दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब भी हैड बेटर आता है तो उसके साथ में हमेशा वर्ब का क्या यूज होता है? फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। सो यहाँ इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी मेक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो एकमात्र ऑप्शन है जो फर्स्ट फॉर्म में दिया हुआ है। सो वी हैड बेटर मेक सम प्लान्स फॉर डिस्पोजिंग ऑफ इट, यानी उसको डिस्पोज करने के लिए अगर हमने कुछ प्लान्स बनाए होते तो फिर बाद में वो क्या रहेगा? वो बढ़िया रहेगा। फाइनली दोस्तों अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, पर ये जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन होगा और आपको इसका करेक्ट आंसर कमेंट करके बताना है। और दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका काफी ज्यादा थैंक यू। आपके 25 में कितने जवाब सही थे कमेंट करके जरूर बताइए। और टेंस के इसी तरह और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आप टेंस के इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।